हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा एक और वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी 2024 में कॉमर्स डोमेन में जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट आने वाला है उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और उस सिलेबस में क्या क्या हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं या कुछ नया है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इकोनॉमिक्स भी, आप बिजनेस इकोनॉमिक्स कोड है आपका 309, सिलेबस फॉर क्लास 12th स्टूडेंट। कि भाई यहाँ पे क्या क्या आने वाला है। बिफोर स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। इसमें इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो कुछ भी नया नहीं है। थोड़ा जो आपने क्लास 11th सीबीएसई इकोनॉमिक्स में पढ़ा है आपने, और थोड़ा वो जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, वो दोनों को मिला के ही सीयूईटी में आपसे पूछा जाएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या हमारे सिलेबस का पार्ट है। देखते जाइएगा। जस्ट लाइक अकाउंटेंसी, थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको पहले मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स की हम लोग बात करें, 309 की बात करें, देयर विल बी 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। अगेन वही, हमारे पास 10 क्वेश्चंस का मार्जिन यहाँ पे होगा। हमारे पास कुल मिला के 50 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से हमें अटेम्प्ट ही 40 करने हैं। अगेन यू नो इट वेरी वेल कि सही क्वेश्चन के +5 और नेगेटिव अगर आपने गलत आंसर किया तो -1। इट मींस दैट मैक्सिमम स्कोर जो होगा 40 इंटू 5, दैट इज ऑफ 200 मार्क्स। तो इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसका भी मैक्सिमम वेटेज जो है वो 200 मार्क्स का है, जितना भी आप उसमें से स्कोर कर पाए। अब इसमें बस ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी वो -1 है, +5 फॉर अ पॉजिटिव आंसर, सही आंसर के लिए, एंड -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर। चलिए अब थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा आपसे उन सब टॉपिक्स के बारे में जो क्लास 11th सीबीएसई में मैक्सिमम बच्चे पढ़ के आए हैं। यूनिट नंबर 1 अगर आप ध्यान से देखें, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि पार्ट है क्लास 11th का, जो हर बच्चा वहां से पढ़ के आया है। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, टॉपिक्स देख रहे हैं यहाँ पे हम बेसिकली। माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन है। देन उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे, हमारा जो सेकंड यूनिट है यहाँ पे, सेकंड यूनिट दिया हुआ है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, जहां पे हम बात करेंगे कंज्यूमर कैसे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, मीनिंग इन अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच, वन प्रोडक्ट वन कमोडिटी टू कमोडिटी केस, जहां पे हमने, आपको याद होगा आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, यूटिलिटी अप्रोच एक होता है, मार्जिनल अप्रोच एक होता है आपका कार्डिनल अप्रोच, ठीक है ना, और एक आपका होता है ऑर्डिनल अप्रोच। तो उसमें से यहाँ पे अपन को यूटिलिटी अप्रोच जो है सिर्फ उतना सा ही पढ़ के दिखा पढ़ना है। देन डिमांड के बारे में यहाँ पे बोल रखा है, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। मूवमेंट अलोंग द एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मूवमेंट कब आता है, ठीक है ना, मूवमेंट कब आता है जब प्राइस कम ज्यादा होगी, शिफ्ट कब आता है जब प्राइस सेम रहेगी, और भाई अदर फैक्टर्स की वजह से वो शिफ्ट होता है ऊपर और नीचे की तरफ, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर एंड ज्योमेट्रिक मेथड। तो कुल मिला के ये जो फर्स्ट 2 यूनिट्स हैं वो देखा जाए तो क्लास 11 से हैं। क्लास 11th में हालांकि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़े से और पार्ट्स पढ़े थे, अगर आप याद करें तो कंज्यूमर के अलावा आपने प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ा था और सप्लाई के बारे में पढ़ा था। वो अब यहाँ पे सीयूईटी में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपके यहाँ पे सिलेबस का पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे जो देखना है बेटा, देखने वाली चीज होगी आपके लिए, वो हो जाएगा अब आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, सबसे पहला चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह। भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, मीनिंग क्या है उसका, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपने देखा होगा, 3 स्टेजेस से गुजर के निकलता है। देन कंसेप्ट ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस एज वेल एज फैक्टर कॉस्ट। वी ऑल नो व्हाट इज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एफसी,
ठीक है ना। तो कैलकुलेशन भाई, जीडीपी से अगर एनडीपी पे निकलना है तो हमें क्या प्लस माइनस करना है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। देन अगर आप देखें इसके बाद मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, तीन मेथड आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़े थे, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। बस वही वापस से रिपीट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, भाई इनकम, अब जो हमारा नेक्स्ट यूनिट आ जाता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन, आइए जरा इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो दे रखा है यहाँ पे आपको एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उनके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, आपने पता पढ़ा होगा। एमपीसी, ठीक है ना। एमपीएस, मार्जिनल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देन एपीसी एंड एपीएस, ये भी आप पढ़ के आए हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसके बाद इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू सेक्टर मॉडल में, टू सेक्टर मॉडल में हमें याद करो आप लोग हाउस होल्ड और फर्म को लेके पढ़ते हैं। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग, प्रॉब्लम एक्सेस डिमांड की, डेफिसिट डिमांड की, वो वाली सब चीजें अपन को पढ़नी है। देन करेक्ट एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, कैसे आप एक्सेस डिमांड को, डेफिशिएंट डिमांड को आप करेक्ट करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये सारे टॉपिक्स आपको डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में पढ़ना है। तो अभी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो काफी कुछ रिलेट कर पाएंगे कि यार ये सारी चीजें तो हम क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो देयर इज नथिंग न्यू, ठीक है ना। आइए, और फिर उसके बाद अगला चैप्टर आ जाता है मनी एंड बैंकिंग, ये भी आप क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। भाई मनी क्या है, उसका इवोल्यूशन क्या है, वो बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम से कैसे फिर भाई पहले तो मेटल मनी आया, फिर उसके बाद किस तरीके से पेपर कॉइन्स वगैरह, पूरा इवेल्युएशन, इवोल्यूशन सॉरी। फंक्शंस, मनी के फंक्शंस क्या है, दो प्राइमरी फंक्शन, दो सेकेंडरी फंक्शन, सब बच्चे पढ़ के आए हैं ये, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ना है, दैट इज आरबीआई, आरबीआई की फंक्शनिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, मीनिंग एंड फंक्शंस। कमर्शियल बैंक, मीनिंग एंड फंक्शंस। फिर उसके बाद ये हो गया आपका मनी एंड बैंकिंग। देन गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, गवर्नमेंट के बजट और इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है, रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट अलग, कैपिटल बजट अलग। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग। प्लान एंड नॉन प्लान, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करना है। बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन। अगेन जो बच्चे अभी क्लास 12th के बाद इन सब चीजों को देख रहे हैं वो बहुत कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे। देन रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, अरे सर अभी अभी सब पढ़ रखा है हमने क्लास 12th में, तो जी बिल्कुल पढ़ा होगा आप लोगों ने बेटा, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यही बस समझाने के लिए, इतना भी टफ नहीं है, बस एक सिस्टम है, एक तरीका है। एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से उन्हें पढ़ना है, किस तरीके से क्रैक डाउन करना है, बस वही हमें समझना है बेसिकली। उसके अलावा फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक में देखिएगा आप लोग, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या भाई, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ेंगे, फिक्स्ड, फ्लोटिंग, है ना, डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, और डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब होती है, सप्लाई में किस लिए काम में आता है। देन उसके हम लोग बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, उसके बारे में डिस्कशन, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स एंड ब्रीफ ऑफ रीसेंट एक्सचेंज रेट्स एंड इश्यूज। भाई जो भी आपके अभी एक्सचेंज रेट निकले हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन यहाँ पे है, ये थोड़ा सा एक्सटेंशन बोल दूंगा मैं, क्लास 12th का थोड़ा सा एक्सटेंशन रहेगा यहाँ पे। उसके बाद आइए आपका आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे, अगर आप देखें ध्यान से, पहला टॉपिक जो आएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो आपका आएगा वही 1947, जब इंडिया आजाद हुआ था तब से लेके इकोनॉमिक रिफॉर्म, 1991 में एलपीजी आया था, आपको याद होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसी के बारे में। अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, अपने 5 ईयर प्लान पहला बना था अपना कब से, 1951 से, और 5 ईयर प्लान में हर एक प्लान में किस तरीके से भाई क्या टारगेट्स रखे गए थे, उनको अचीव किया गया था कि नहीं किया गया था, उन सब चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर क्या पॉलिसीज वगैरह बनी है, ठीक है ना।
इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, इंडस्ट्री, आईपीआर, इंडिया इंडस्ट्रियल, ठीक है ना, जो अपना यहाँ पे निकला था एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रोल एंड इंपॉर्टेंस, फॉरेन ट्रेड के बारे में यहाँ पे पढ़ा जाएगा। तो कुल मिला के ये चैप्टर, ये टॉपिक जो है वही है जो आपने अपने क्लास 12 सीबीएसई में जो पहला यूनिट आपने पढ़ा होगा, वही ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। फिर आप देखेंगे आपका जो नेक्स्ट यूनिट है वो है आपका करंट चैलेंजेस, करंट चैलेंजेस फेसिंग बाय इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी इसमें आ जाएगा। हालांकि अभी रिसेंटली सीबीएसई ने पॉवर्टी वाला टॉपिक हटाया था, बट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, मेन प्रॉब्लम्स, प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, अ क्रिटिकल असेसमेंट, इसके बारे में। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सीबीएसई का बच्चा पढ़ चुका है, अभी रिसेंटली उसने पढ़ा है। देन रूरल डेवलपमेंट, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल, तो एम्प्लॉयमेंट अभी सीबीएसई ने हटा दिया था, वापस से हम इसको लेके आएंगे यहाँ पे। ग्रोथ, चेंज इन वर्कफोर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखा जाएगा, केस स्टडीज, हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है ना, और पॉलिसीज, क्रिटिसिज्म, ये सारी चीजें। सॉरी, एम्प्लॉयमेंट अभी सीबीएसई में था, इंफ्रास्ट्रक्चर हटा है वहां से, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे भी वापस से रिपीट हो रही है। देन उसके बाद डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, वही इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, इन तीनों के बीच में एक क्रिटिकल इवेल्युएशन, क्योंकि लगभग लगभग साथ में आजादी मिली थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना भी उसी टाइम पे मिला था, इंडिया और पाकिस्तान को तो आजादी साथ में मिली थी, ठीक है ना। तो भाई एक क्रिटिकल इवेल्युएशन, किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी ने वर्क किया है, किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी ने वर्क किया है, वो सारी चीजें। अ कंपैरिजन विद द नेबर, ये रहे भाई अपने दो नेबर, चाइना एंड पाकिस्तान, ये रहे दो। फिर इंडिया एंड पाकिस्तान में इवेल्युएशन, इंडिया एंड चाइना में इवेल्युएशन। फिर उसके बाद इशू इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। अगेन अगर आप देखो ध्यान से तो ये सब कुछ वही है जो क्लास 12th में आपने पढ़ा है। तो कुल मिला के यहाँ पे बात ये निकल के आई, अगर मैं सम अप करना चाहूँ इस वीडियो को, तो सर जब हम बात करते हैं कॉमर्स डोमेन की, और उसमें भी जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स कुछ अलग से नहीं है सर, ये क्लास 11th का है पार्शली, और क्लास 12th का है। इन दो टॉपिक्स को आप क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। बस बात इतनी सी है कि सीयूईटी में यहाँ पे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग का एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, और 50 क्वेश्चंस में से 40 चूज करके हमें करना है। तो इसके ऊपर जब मेरे आगे वीडियोस आएंगे, मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपसे डिस्कस करता जाऊंगा। पहले तो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे और उस पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज किस तरीके से आ सकते हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप जो हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे हमारा जो बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस है उसको भी डिस्कस करेंगे कॉमर्स डोमेन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।